हम हर दिन हजारों फैसले लेते हैं। क्या खाना है, क्या खरीदना है और किस पर भरोसा करना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से ज्यादातर फैसले असल में आपके होते ही नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि आपके अपने ही दिमाग के अंदर कुछ ऐसे छिपे हुए शॉर्टकट और खतरनाक जाल बिछे हैं जो बिना आपको भनक लगे हर कदम पर आपको धोखा दे रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये जाल आपको सिर्फ गलत फैसले ही नहीं करवाते, बल्कि आपको इस बात का पूरा अंधविश्वास दिलाते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। ये कहानी है जयपुर के एक आम दंपत्ति रवि और पूजा की, जो कर्ज, तनाव और लगातार हो रहे नुकसान के गहरे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है या बाजार उनके खिलाफ है, लेकिन उनका असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके खुद के दिमाग में बैठा है। उनका अपना ही तेज भावना प्रधान दिमाग, सिस्टम वन, उन्हें चालाक लोगों और विज्ञापनों का शिकार बना रहा है। क्या वे समय रहते अपने दिमाग की इन छिपी हुई आवाजों को पहचान पाएंगे, या फिर उनका अपना ही दिमाग उनकी जिंदगी भर की मेहनत, पैसे और सपनों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। एक ऐसी रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है जहां इंसान की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसके अपने ही दिमाग से है। जयपुर शहर की एक पुरानी लेकिन हलचल भरी गली में शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें अब धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन 32 वर्षीय रवि के मन का अंधकार और भी गहरा होता जा रहा था। रवि एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाता था। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उसके घर की चार दीवारी के अंदर एक गहरा दर्द और संघर्ष पल रहा था। रवि के हाथ में दुकान के हिसाब किताब की डायरी थी और पन्नों पर लाल स्याही से लिखे गए नुकसान के आंकड़े उसे चिढ़ा रहे थे। कमरे के दूसरे कोने में उसकी पत्नी पूजा चुपचाप बैठी थी। 29 वर्षीय पूजा एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे बता रहे थे कि वो इस आर्थिक तनाव और रोज रोज की चिंताओं से कितनी थक चुकी है। रवि, तुमने फिर से उस सप्लायर की बातों में आकर इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे दिया? पूजा की आवाज में गुस्सा कम और निराशा ज्यादा थी। हमारे पास अगले महीने के घर खर्च के पैसे नहीं हैं और तुमने बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए का माल मंगवा लिया। रवि ने चिड़चिड़ेपन से अपने बाल खींचे। मुझे लगा कि यह सही फैसला है पूजा। सप्लायर बहुत आत्मविश्वास से बात कर रहा था। उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मुझे बस अंदर से लगा कि यह डील हमें मुनाफा देगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह एक मौका है। रवि की यही सबसे बड़ी समस्या थी। वो हर फैसला अपनी गट फीलिंग या भावनाओं के आधार पर तुरंत ले लेता था। उसे लगता था कि वो सही है, लेकिन हकीकत में वो बार बार गलतियां कर रहा था और खुद को और अपने परिवार को कर्ज के गहरे दलदल में धकेल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने अजय अंकल खड़े थे। 60 वर्षीय अजय अंकल, जो पास के कॉलेज से रिटायर प्रोफेसर थे, रवि और पूजा के लिए एक पिता समान मार्गदर्शक थे। कमरे का भारी माहौल देखकर वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अजय अंकल ने शांति से कुर्सी खींची और बैठे। क्या बात है रवि, आज फिर कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी पड़ गया? रवि ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे सप्लायर की बातों और आकर्षक वादों ने उसे तुरंत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अजय अंकल मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरी सीख छिपी थी। रवि, तुम अकेले नहीं हो जो इस तरह की गलतियां करते हो। हम हर दिन हजारों फैसले लेते हैं। क्या खाना है, क्या खरीदना है, किस पर भरोसा करना है, लेकिन इनमें से ज्यादातर फैसले असल में हमारे होते ही नहीं हैं। तुम्हारे दिमाग में कुछ छिपे हुए शॉर्टकट और जाल हैं जो तुम्हें बिना एहसास कराए धोखा देते हैं। रवि ने हैरानी से पूछा, जाल? लेकिन अंकल, मैंने तो सोच समझ कर ही हाँ कहा था। यहीं तुम गलत हो। अजय अंकल ने अपनी झोले से एक किताब निकाली। किताब का नाम था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल कहनमैन द्वारा लिखित। इस किताब में डैनियल कहनमैन ने बताया है कि हमारे दिमाग में फैसले लेने वाले दो अलग अलग सिस्टम या आवाजें होती हैं। अजय अंकल ने रवि की ओर देखते हुए एक छोटा सा खेल खेला। रवि, अगर मैं कहूं ब्रेड और, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? बटर? रवि ने पलक झपकते ही जवाब दिया। बिल्कुल, तुम्हें इसके लिए सोचना नहीं पड़ा। जवाब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ गया। यह है तुम्हारे दिमाग की पहली आवाज, सिस्टम वन। ये बहुत तेज है, ऑटोमैटिक है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती और ये पूरी तरह से भावनाओं पर चलता है। ये कहानियों और पुराने पैटर्न पर काम करता है। अगर कोई कहानी सुनने में अच्छी और स्मूथ लगती है
तो सिस्टम 1 को लगता है कि वो सच है। इसी सिस्टम ने सप्लायर की मीठी बातों, उसके कॉन्फिडेंस और स्मूथ प्रेजेंटेशन पर तुरंत भरोसा कर लिया और तुम्हारे सोचने से पहले ही ब्रेक लगा दिए। पूजा, जो अब तक चुप थी, ध्यान से सुनने लगी। उसके चेहरे पर समझ की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। अजय अंकल ने आगे कहा, सिस्टम 1 बहुत तेज है, लेकिन हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। विज्ञापन बनाने वाले और चालाक सेल्समैन इसी सिस्टम 1 को हाईजैक करते हैं। तो फिर सही फैसला कैसे लिया जाए? क्या मेरे अंदर सही सोचने की क्षमता नहीं है? रवि की आवाज में एक अजीब सी लाचारी और दर्द था। तुम्हारे अंदर क्षमता है रवि, तुम्हारे दिमाग में एक दूसरी आवाज भी है, सिस्टम 2, अंकल ने गहरी आवाज में कहा। यह आवाज धीमी है, समझदार है और लॉजिक पर चलती है। ये हिसाब लगाती है, आगे की प्लानिंग करती है और गलतियों को चेक करती है। लेकिन सिस्टम 2 की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये ऑटोमेटिक नहीं चलता, तुम्हें इसे खुद चालू करना पड़ता है। ये बहुत आलसी होता है। कानमैन इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं, यानी हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनना चाहता है। अंकल ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि, जब तुम थके हुए होते हो या तनाव में होते हो तो तुम्हारा सिस्टम 2 काम करना बंद कर देता है और सारा कंट्रोल सिस्टम 1 के पास चला जाता है और सिस्टम 1 तुरंत नतीजों पर पहुंचने की जल्दबाजी करता है। सप्लायर ने जब तुम्हें वो डील दी तब तुम आर्थिक तनाव से थके हुए थे। तुम्हारे सिस्टम 2 ने सब कुछ चेक करने की जहमत नहीं उठाई, वो चुप रहा और तुमने सिस्टम 1 के भरोसे आकर वो फैसला ले लिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। उसे अपना पूरा संघर्ष एक नए नजरिए से दिखाई देने लगा। वो समझ गया कि वो कॉन्फिडेंटली गलत हो रहा था। उसे लगा कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसका सिस्टम 1 उसे कंट्रोल कर रहा था। रवि ने पूजा की तरफ देखा। उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। पूजा, मैं हमेशा सोचता था कि मेरी किस्मत खराब है या मेरा व्यापार करने का तरीका गलत है, लेकिन आज समझ आया कि मेरा अपना दिमाग ही मेरे खिलाफ खेल रहा था। मैं अपने सिस्टम 1 का गुलाम बन गया था। पूजा ने आगे बढ़कर रवि का हाथ थाम लिया। इतने महीनों की थकान के बावजूद आज उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। अंकल, रवि ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मुझे इस दिमाग के जाल से बाहर निकलना है। मुझे अपने सिस्टम 2 को जगाना है। मुझे बताइए कि आगे इस किताब में क्या लिखा है। मैं अपने जीवन में ये बदलाव कैसे ला सकता हूँ? अजय अंकल ने मुस्कुराते हुए किताब के पन्ने पलटे। बदलाव का रास्ता आसान नहीं होगा रवि। तुम्हें अपने ही दिमाग के बनाए उन भ्रामक जालों से लड़ना होगा जो पैसे, डर और जोखिम के समय तुम्हारे सामने आएंगे। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अजय अंकल से मिली उस पहली सीख के बाद रवि के मन में एक नई उम्मीद जागी थी। उसे लगा कि अब वो अपने दिमाग के खेल को समझ गया है और हर फैसला सिस्टम 2 से ही लेगा। लेकिन असल जिंदगी की जमीन पर बदलाव लाना इतना आसान नहीं था। किताबों की बातें जब हकीकत से टकराती हैं तो असली संघर्ष शुरू होता है। अगले कुछ दिन रवि के लिए एक युद्ध जैसे थे। जयपुर की चिलचिलाती गर्मी में अपनी दुकान पर बैठकर वो हर छोटे बड़े फैसले को तौलने लगा। क्या मुझे ये माल अभी ऑर्डर करना चाहिए? क्या मैं इस ग्राहक को छूट दूं? हर बात पर वो गहराई से सोचने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि वो अपनी जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग थकने लगा। डैनियल काहनमैन की किताब के अनुसार सिस्टम 2 बहुत मेहनत मांगता है और हमारा ध्यान यानी अटेंशन एक सीमित संसाधन है। दोपहर के 3 बज चुके थे। रवि ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और ग्राहकों की भीड़ से वो पूरी तरह पस्त हो चुका था। उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। काहनमैन इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। जब आपका दिमाग थक जाता है तो आपकी आत्मनियंत्रण की क्षमता खत्म हो जाती है और सारा कंट्रोल वापस उसी तेज भावना प्रधान सिस्टम 1 के पास चला जाता है। उसी थकावट भरे पल में रवि की नज़र दुकान के पीछे पड़े पुराने जनरेटरों पर गई। उसने 2 साल पहले 1 लाख रुपए में वे जनरेटर खरीदे थे, ये सोचकर कि गर्मियों में इनकी भारी मांग होगी। लेकिन वे बिके नहीं और अब उन पर धूल और जंग की परतें जम चुकी थीं। तभी एक कबाड़ी व्यापारी वहां आया और बोला, भैया, ये पुराना माल मुझे 40,000 में दे दो, अब इनकी यही कीमत है। रवि के अंदर अचानक एक तीव्र गुस्सा और दर्द उठा। 40,000? पागल हो गया है? मैंने इसके लिए पूरे 1 लाख रुपए दिए थे। ये मेरा माल है, मैं इसे घाटे में नहीं बेचूंगा। उसने कबाड़ी को डांटकर भगा दिया। रवि को लगा कि उसने समझदारी का काम किया है, लेकिन असल में वो किताब के 3 सबसे खतरनाक मानसिक जालों में फंस चुका था।
पहला था एंडाउमेंट इफेक्ट, यानी हम जिस चीज के मालिक होते हैं हम उसकी कीमत बाजार से कहीं ज्यादा आंकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी है। दूसरा जाल था डूबी हुई लागत, यानी डंक संक कॉस्ट फैलेसी। रवि 1 लाख रुपए पहले ही खर्च कर चुका था, वो पैसा जा चुका था, लेकिन उस बीते हुए खर्च की वजह से वो अपने आज के फैसले को खराब कर रहा था और 40,000 रुपए भी ठुकरा रहा था। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा राक्षस था लॉस अवर्जन, यानी नुकसान का डर। इंसान के दिमाग को फायदा होने पर जितनी खुशी होती है उतना ही बड़ा नुकसान होने पर उससे 2 गुना ज्यादा दर्द होता है। रवि के लिए 60,000 का नुकसान स्वीकार करना इतना डरावना था कि उसने उस बेकार माल को गले से लगाए रखना ही बेहतर समझा। उसी शाम एक और घटना घटी। दुकान बंद करने से ठीक पहले शहर का एक बड़ा बिल्डर शर्मा जी दुकान पर आए। उन्हें एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का सामान चाहिए था। रवि जानता था कि इस पूरे माल की सही कीमत लगभग 80,000 रुपए है, लेकिन शर्मा जी ने बात शुरू करते ही कहा, देखो रवि, मैं इस पूरे सामान का 40,000 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। रवि का थका हुआ दिमाग सुन्न पड़ गया। 40,000 का ये नंबर एक लंगर की तरह उसके दिमाग में धस गया। इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। जब भी कोई पहला नंबर हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। रवि 80,000 की बात भूल गया और 40,000 के नंबर से जूझने लगा। बहुत बहस के बाद सौदा 55,000 रुपए में तय हुआ। शर्मा जी खुश होकर चले गए। रवि को लगा कि उसने 40,000 से भाव बढ़ाकर 55,000 करवा लिया है, लेकिन असल में उसे 25,000 का भारी नुकसान हुआ था। उसका सिस्टम 1 शर्मा जी द्वारा फेंके गए एंकर में फंस गया था। रात को जब रवि घर लौटा तो उसकी हालत एक हारे हुए सिपाही जैसी थी। उसने देखा कि पूजा भी डाइनिंग टेबल पर सिर पकड़े बैठी है। उसके सामने कुछ कागजात बिखरे पड़े थे। क्या हुआ पूजा? रवि ने अपनी थकान भूलकर पूछा। पूजा की आंखों में आंसू थे। रवि, मैं घर का खर्च बचाने की कोशिश कर रही थी। आज बैंक का एक एजेंट आया है। उसने मुझे एक नई सेविंग स्कीम बताई। उसने कहा कि इस स्कीम में 95% मुनाफा होने की गारंटी है। ये सुनकर मेरा सिस्टम 1 खुश हो गया और मैंने हमारे बचे हुए 20,000 रुपए उसमें लगा दिए। लेकिन जब मैंने बाद में ध्यान से कागज पढ़े तो पता चला कि ये बहुत जोखिम भरा फंड है। रवि ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने तो 95% मुनाफे की बात कही थी। तभी दरवाजे से अजय अंकल अंदर आए। वे दोनों की हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, यही तो फ्रेमिंग इफेक्ट का कमाल है पूजा। अजय अंकल ने कुर्सी खींची और समझाना शुरू किया, अगर वो एजेंट तुमसे कहता कि इस स्कीम में तुम्हारे पैसे डूबने के 5% चांस हैं, तो क्या तुम पैसे लगाती? बिल्कुल नहीं। गणित वही है, 95% मुनाफा मतलब 5% नुकसान। लेकिन जब बात को फायदे के फ्रेम में पेश किया जाता है तो हमारा दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है। विज्ञापनों में 90% फैट फ्री दही इसलिए ज्यादा बिकता है क्योंकि वो सुनने में 10% फैट वाले दही से ज्यादा हेल्दी लगता है, जबकि दोनों एक ही हैं। तुमने सच्चाई नहीं बल्कि बात कहने के तरीके को खरीदा है। रवि ने गहरी सांस ली। उसका सारा दर्द उसकी आवाज में छलक रहा था। अंकल, ये संघर्ष तो बहुत भयानक है। मैं आज पूरा दिन कोशिश करता रहा, लेकिन जब मैं थका हुआ था तो मैंने कबाड़ी को पुराना माल नहीं बेचा क्योंकि मुझे नुकसान का डर सता रहा था। मैंने शर्मा जी के साथ घाटे का सौदा कर लिया क्योंकि उनके पहले नंबर ने मुझे फंसा लिया। मैं तो अपने ही दिमाग का कैदी बन गया हूं। अंकल ने रवि के कंधे को थपथपाया। रवि, हार मानना आसान है। सिस्टम 1 बहुत ताकतवर है और वो हमारी आदतों में बसा है। जब तुम भूखे, थके हुए या मानसिक रूप से कमजोर होते हो तो सिस्टम 2 काम करना बंद कर देता है और तुम पुरानी गलतियां दोहराते हो। आज तुमने जो गलतियां की, संक कॉस्ट, एंकरिंग और फ्रेमिंग, वे पूरी दुनिया करती है। लेकिन तुम्हारी असली जीत इस बात में है कि आज तुम अपनी गलतियों को पहचान पा रहे हो। कमरे में शांति छा गई। पूजा ने रवि का हाथ थाम लिया। ये रास्ता बहुत मुश्किल था। अपने ही दिमाग के धोखों से लड़ना दुनिया की किसी भी लड़ाई से ज्यादा थका देने वाला था। लेकिन इस गहरे अंधकार में भी बदलाव की एक बारीक सी किरण अब दिखाई देने लगी थी। उन्हें बस एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की तलाश थी जो उन्हें इस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकाल सके। पिछले कुछ हफ्तों का संघर्ष रवि और पूजा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। वे अपने दिमाग की आवाज़ों से लड़ना सीख रहे थे, लेकिन ये सफ़र थका देने वाला था। हर रोज़ एक नया मानसिक जाल उनके सामने आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन फिर एक ऐसा रविवार आया जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था।
रविवार की सुबह थी। जयपुर में हल्की बारिश हो रही थी, जिससे मौसम सुहावना हो गया था। रवि अपनी बालकनी में चाय का कप पकड़े हुए बहुत उत्साहित लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पूजा, मेरी बात सुनो, रवि ने उत्साह से कहा। शहर के नए इलाके में एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। वहां के बिल्डर मिस्टर मेहरा से मेरी बात हुई है। वो बहुत ही शानदार इंसान है, एकदम सूट बूट में रहते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी हार्डवेयर की एक दूसरी ब्रांच वहां खोलनी चाहिए। मेहरा जी का कहना है कि सिर्फ 3 महीने में दुकान चालू हो जाएगी और हमारा खर्चा मुश्किल से 2 लाख रुपए आएगा। ये हमारी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म कर देगा। पूजा के हाथ से चाय का कप छलक गया। उसके चेहरे पर अचानक एक गहरा दर्द और खौफ उभर आया। रवि, तुम पागल हो गए हो? कल ही मैंने न्यूज में देखा था कि नए इलाकों में आजकल कितनी चोरियां हो रही हैं। एक व्यापारी का तो पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। वहां व्यापार करना बहुत खतरनाक है, हम बर्बाद हो जाएंगे। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। रवि अपनी जीत के सपने देख रहा था और पूजा को सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। तभी उनके मार्गदर्शक अजय अंकल छाता लेकर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे से ही दोनों की बहस सुन ली थी। वे शांति से सोफे पर बैठे और दोनों को शांत होने का इशारा किया। लगता है आज फिर सिस्टम 1 ने तुम दोनों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, अजय अंकल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रवि ने झल्लाते हुए कहा, अंकल, मैं इस बार कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। मैंने मिस्टर मेहरा को देखा है, वो बहुत समझदार और ईमानदार लगते हैं और मेरा प्लान एकदम पक्का है। 3 महीने और 2 लाख रुपए। अंकल ने डायरी निकाली और कहान मैन की किताब का जिक्र किया। रवि, क्या तुम जानते हो कि तुम मेहरा जी पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। तुमने उनके अच्छे कपड़े और मीठी बोली, यानी एक अच्छी खूबी के आधार पर यह मान लिया कि उनका व्यापार और उनके वादे भी अच्छे होंगे। तुम्हारा दिमाग एक कहानी बुन रहा है जो सच नहीं है। और तुम जो 3 महीने की बात कर रहे हो, वो प्लानिंग फैलेसी और ऑप्टिमिज्म बायस का नतीजा है। हम इंसान हमेशा अपने भविष्य के लिए हद से ज्यादा आशावादी होते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होगा, जबकि असल में रुकावटें, देरी और छिपे हुए खर्चे हमेशा आते हैं। जो काम 3 महीने का लगता है, वो अक्सर 6 महीने या साल भर ले लेता है। रवि का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर अंकल ने पूजा की तरफ देखा। और पूजा, तुम्हारी जो ये दहशत है, वो भी सच्चाई पर आधारित नहीं है। तुमने न्यूज में चोरी या आग लगने की 1-2 खौफनाक घटनाएं देखी और अब तुम्हें लगता है कि हर जगह यही हो रहा है। इसे अवेलेबिलिटी हेयूरिस्टिक कहते हैं। हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा सच मान लेता है जो आसानी से याद आ जाती हैं या जो टीवी पर बार बार दिखाई जाती हैं। विमान हादसों या आग लगने की खबरें डरावनी होती हैं, इसलिए वे दिमाग में छप जाती हैं। लेकिन अगर तुम असल आंकड़े देखो तो ऐसा होने का चांस 1% से भी कम होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों अपनी अपनी जगह पर गलत थे। दोनों का सिस्टम एक उन्हें अपनी अपनी कहानियों में फंसा रहा था। तो फिर हम क्या करें अंकल? क्या हम कभी कोई नया कदम ना उठाएं? क्या हम हमेशा इस डर और दुविधा के संघर्ष में ही जीते रहेंगे? रवि की आवाज में एक गहरी निराशा थी। यहीं पर किताब की सबसे बड़ी फिलॉसफी काम आती है रवि, अंकल ने गंभीरता से कहा। जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारा सिस्टम 2 काम नहीं करता। इसीलिए तुम्हें हर फैसले पर दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि कुछ ऐसे सिस्टम और नियम बनाने हैं जो तुम्हें गलतियां करने से रोकें। इसे ब्रॉड फ्रेमिंग और रिस्क पॉलिसी कहते हैं। अंकल ने आगे समझाया, तुम्हें फैसले की गर्मी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। अपने लिए एक नियम बना लो, जैसे हम कोई भी बड़ा फैसला 48 घंटे से पहले फाइनल नहीं करेंगे। इसके बाद अंकल ने उन्हें एक ऐसी जादुई तकनीक सिखाई जिसने उनके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। रवि, इस नई दुकान के लिए हम एक खेल खेलेंगे। इसे मनोवैज्ञानिक गैरी क्लाइन ने प्री मॉर्टम का नाम दिया है। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आज से 1 साल बीत चुका है। हमने ये नई दुकान खोली थी और ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। हम बर्बाद हो गए हैं। अब पीछे मुड़कर सोचो और एक कागज पर लिखो कि ये क्यों फ्लॉप हुई। रवि और पूजा ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद उन्होंने कागज पर लिखना शुरू किया। शायद वहां ग्राहकों की भीड़ ही नहीं आई। शायद 2 लाख का बजट 5 लाख तक पहुंच गया और हमारे पास पैसे खत्म हो गए। शायद हमने बिना मार्केट रिसर्च किए ऐसा सामान रख लिया जो वहां बिकता ही नहीं। जैसे जैसे वे लिखते गए, रवि की आंखों के सामने से आशावाद का अंधा चश्मा उतरता गया। उसे अचानक वे सारे छिपे हुए खतरे दिखाई देने लगे जिन्हें उसका दिमाग अब तक इग्नोर कर रहा था। इस छोटी सी तकनीक ने उनके दिमाग के सिस्टम 2 को जगा दिया था और उनकी योजना की सारी कमियों को सामने ला दिया था। रवि ने गहरी सांस ली और पूजा की तरफ देखकर कहा, पूजा,
अंकल सही कह रहे हैं। मैं फिर से भावनाओं में बह रहा था। हमें इस नए प्रोजेक्ट को रद्द नहीं करना है, लेकिन हमें आंख मूंद कर इसमें कूदना भी नहीं है। हम पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, बजट को दोगुना मानकर चलेंगे और कम से कम 10 दिन तक कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। पूजा के चेहरे पर महीनों बाद एक सच्ची, सुकून भरी मुस्कान आई। आज उनके मन का दर्द एक गहरी समझ में बदल गया था। उन्हें एहसास हुआ कि असली जीत अपने दिमाग को हराने में नहीं है, बल्कि उसके काम करने के तरीके को समझने और सही समय पर सही टूल्स जैसे प्री मॉर्टम का इस्तेमाल करने में है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां रवि और पूजा सिर्फ किताब पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि उसे जी रहे थे। उनकी जिंदगी में बदलाव का असली बीज आज बोया जा चुका था और अब बस इस बीज के एक बड़े और मजबूत पेड़ बनने का इंतजार था। उस बारिश वाले रविवार को हुए टर्निंग पॉइंट को बीते हुए आज पूरे 2 साल हो चुके थे। जयपुर में दिवाली का समय था और बाजार रोशनियों से जगमगा रहा था। रवि की हार्डवेयर की दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन 2 साल पहले वाले रवि और आज के रवि में जमीन आसमान का फर्क था। पहले जहां रवि के चेहरे पर हमेशा तनाव, चिड़चिड़ापन और दर्द रहता था, वहीं आज उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था। वो अब हर फैसले को जल्दबाजी में नहीं लेता था। उसने अपने दिमाग के सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। तभी एक बड़ा ठेकेदार दुकान पर आया और एक बड़ी डील पर मोल भाव करने लगा। भाई साहब, इस पूरे सामान का मैं 50,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा, ठेकेदार ने आत्मविश्वास से कहा। 2 साल पहले वाला रवि इस नंबर को सुनकर घबरा जाता और इसी नंबर के जाल में फंसकर नुकसान उठा लेता, लेकिन आज का रवि मुस्कुराया। उसके दिमाग ने तुरंत खतरे की घंटी बजाई। ये एंकरिंग इफेक्ट है। ठेकेदार ने 50,000 का एंकर फेंका था ताकि रवि उसी के आसपास सोचे। रवि ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, भाई साहब, इस क्वालिटी के माल की बाजार में शुरुआत ही 90,000 से होती है। मैं आपको 85,000 में दे सकता हूं। रवि ने अपना खुद का एंकर सेट कर दिया था। कुछ ही मिनटों में सौदा 80,000 में तय हो गया। ये रवि की एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने अपने भावनाओं और नुकसान के डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। शाम को दुकान बंद करने के बाद रवि ने अपनी दुकान के अंदर नजर दौड़ाई। उसने दुकान का पूरा लेआउट बदल दिया था। उसने डैनियल काहनमैन की किताब से कॉग्निटिव ईज का सिद्धांत सीखा था। हमारा दिमाग उन चीजों पर ज्यादा भरोसा करता है जिन्हें समझना और पढ़ना आसान होता है। इसलिए रवि ने दुकान में साफ सुथरे डिस्प्ले लगाए थे, प्राइस टैग्स पर बड़े और स्पष्ट फॉन्ट का इस्तेमाल किया था और चीजों को बहुत सरल रखा था। उसने प्राइमिंग का भी इस्तेमाल किया था। दुकान में हल्की सकारात्मक रोशनी और एक अच्छी खुशबू रखी थी, जिससे ग्राहकों के दिमाग में अवचेतन रूप से एक अच्छा और भरोसेमंद प्रभाव पड़े। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी बिक्री 2 गुनी कर दी थी। तभी पूजा हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए दुकान में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी थकान और निराशा नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक और सुरक्षा का भाव था। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर बिजनेसमैन, पूजा ने मुस्कुराते हुए रवि को मिठाई खिलाई। तुम्हें भी मेरी फाइनेंस मिनिस्टर, रवि ने हंसते हुए कहा। पूजा ने अब घर और दुकान दोनों के निवेश की जिम्मेदारी ले ली थी। पहले जहां वो किसी भी 95% मुनाफे वाले विज्ञापन को देखकर पिघल जाती थी, वहीं अब उसने अपने लिए रिस्क पॉलिसी और ब्रॉड फ्रेमिंग के नियम बना लिए थे। वो बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से नहीं घबराती थी, बल्कि बड़े चित्र को देखकर लंबी अवधि के लिए निवेश करती थी। तभी दरवाजे पर अजय अंकल नजर आए। रवि और पूजा ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। अंकल, अगर आप उस दिन वो किताब लेकर नहीं आते तो हमारा ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। रवि का गला भर आया। मैंने सालों तक अपने ही दिमाग के बुने हुए जालों में फंसकर अपनी जिंदगी खराब की। मैं सोचता था कि किस्मत खराब है, लेकिन असल में मेरा सिस्टम 1 मुझे धोखा दे रहा था। हर आसान और अच्छी लगने वाली कहानी सच नहीं होती। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई, लेकिन अब ये बदलाव हमेशा के लिए है। अजय अंकल ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी असली जीत पैसे कमाने में नहीं है। तुम्हारी जीत इसमें है कि तुमने अपनी कमजोरियों को पहचाना। तुमने सीखा कि जब तुम थके हुए होते हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, तब कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। तुमने प्री मॉर्टम जैसी तकनीक से अपने अंदर के अंधे आशावाद को कंट्रोल करना सीखा। ये वो शिक्षा है जो अब जीवन भर तुम्हारा साथ देगी। रात के 8 बज चुके थे। बाहर आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। रवि और पूजा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके जीवन का वो अंधेरा दौर अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक सफल बिजनेस ही नहीं था, बल्कि सोचने का एक नया नजरिया था। ये किसी चमत्कार से नहीं हुआ था, बल्कि अपने ही दिमाग को समझने और उसे सही दिशा देने की मेहनत से हुआ था। उनके मन में अब कोई दर्द नहीं था,
बल्कि आने वाले कल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उम्मीद थी। अगर आप भी रवि और पूजा की तरह अपने जीवन में भ्रामक फैसलों और संघर्ष से बचना चाहते हैं, तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की इन सीखों को आज ही अपनाएं। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को पहचानें। याद रखें कि आपका दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपनी तेज भावनाओं सिस्टम 1 को रोकें और अपने लॉजिक सिस्टम 2 को ऑन करें। थकान में फैसले ना लें, बिवेयर ऑफ ईगो डिप्लीशन। जब आप थके हों, भूखे हों या तनाव में हो तो आपका आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में कोई भी बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत फैसला ना लें, इसे टाल दें। नुकसान के डर से बाहर निकलें, ओवरकम लॉस अवर्जन एंड संक कॉस्ट। कोई चीज़ सिर्फ इसीलिए मूल्यवान नहीं है क्योंकि वो आपकी है, इंडाउमेंट इफेक्ट। और अगर किसी गलत प्रोजेक्ट में पैसा डूब चुका है तो उसे बचाने के लिए और पैसा मत लगाइए। पुरानी गलती को स्वीकारें और आगे बढ़ें। प्री मॉर्टम का अभ्यास करें। किसी भी नए काम या प्लान को शुरू करने से पहले कल्पना करें कि 1 साल बाद वो प्लान पूरी तरह फेल हो गया है। अब सोचें कि वो फेल क्यों हुआ। इससे आपको वो छिपे हुए खतरे दिख जाएंगे जो आपका अंधा आशावाद, ऑप्टिमिज्म बायस आपको देखने नहीं दे रहा था। कहानियों पर नहीं, आंकड़ों पर भरोसा करें। जो चीज़ देखने या सुनने में अच्छी लगती है, कॉग्निटिव ईज, जरूरी नहीं कि वो सच हो। जब भी कोई आपको कोई स्मूथ स्टोरी सुनाए या पहला नंबर एंकर दे, तो तुरंत सवाल करें और तथ्यों की जांच करें।